नमस्कार, सुरेश सेठ आपसे मुखातिब हूँ। रचना के इस विशेष कार्यक्रम में आज एक बहुत विचारोत्तेजक चर्चा करने जा रहे हैं हम अपने साथियों के साथ। चर्चा का विषय है बदलते हुए परिवेश में साहित्य के नए क्षितिज। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर नीलम जुल्का। कवित्री हैं, विदुषी हैं, प्राध्यापिका हैं और समाज को राह दिखाने वाली महिलाओं में से अग्रणी हैं। और उनके साथ बैठे हैं युवा चिंतक, प्रखर आलोचक और अध्यापक और साहित्य की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले अनिल पांडे। डॉक्टर हैं, पर इन्होंने मुझे अभी कहा कि डॉक्टर ना कहिए तो अच्छा है। तो डॉक्टर बनने की तो कोई ख़ास इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मीमांसा, कुछ समीक्षा की इच्छा अवश्य है। इसलिए इनसे कुछ सवाल, पहले नीलम जी से, फिर अनिल पांडे जी से, कुछ सवालों में कुछ मैं भी घुसपैठ करूँगा और इसी तरह से बात आगे चलेगी। स्वागत। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो साहब ये परिवेश है और इसके साथ जुड़ा है इसमें विषय में बदलता हुआ परिवेश। तो नीलम जी, आपने तो हर परिवेश झेला है साहित्य का, तो आइए थोड़ी सी उसके बारे में बात करें कि जब पहले ये कलमकार लोग कलम उठाते थे तो कैसा परिवेश लाते थे, झेलते थे, भोगते थे, और अब एकदम से ये कैसे बदला है। इसके बारे में कुछ बातें अगर आप कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। परिवेश हमारे साहित्य को, साहित्यकार को बहुत अभिन्न ढंग से प्रभावित करता है, क्योंकि जो साहित्यकार है वो समाज में ही रहता है। समाज में जो कुछ घट रहा होता है वो उसको देख रहा होता है और उसको जी भी रहा होता है। इसलिए जो भी परिस्थितियाँ, जो भी समय परिवर्तित होता रहता है, उसकी प्रक्रिया उसके मानस पर भी घटती है और उसकी कलम उस अनुभूति को अभिव्यक्त करती है। तो इसलिए परिवर्तित परिवेश में हमेशा साहित्य एक नए रूप में सृजित होता है, जो कि हम आदिकाल से देखते हैं और आज तक साहित्य की अविरल धारा बहती चली जा रही है। आदिकाल से जो बात आपने कही, आदिकाल से तो परिभाषाएं भी बदलती हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ये बहुत देर से। और अब क्या है कि समाज और साहित्य इस तरह से एक दूसरे के साथ संश्लिष्ट हो गए हैं कि आम आदमी की व्यथा, दर्द जो है उसके कंधों पर, विक्रमादित्य के कंधों पर सवार बैताल की तरह से। अनिल जी बात कीजिए। नहीं, पहले ये था सर कि साहित्य समाज का दर्पण है और अब ये हो गया है कि समाज साहित्य का दर्पण है। पहले साहित्य समाज को संचालित करता था, जैसा लिखा जाता था वैसा लोग अपने आचरण को बदलने की कोशिश किया करते थे। आप राम का उदाहरण ले सकते हैं, भरत का उदाहरण ले सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि समाज साहित्य का दर्पण है। जैसा समाज में घटित हो रहा है, साहित्यकार वैसा दिखाने के लिए मजबूर हो रहा है। अब आप इसे चाहे यथार्थ का दबाव कह लें या आदर्श का विचलन, दोनों स्थितियां यहाँ साक्षी हो रही हैं। यथार्थ का दबाव इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल के परिवर्तन को ही अगर हम लक्षित करें तो कहाँ तो रोजी रोटी के सवाल हैं, कहाँ नून तेल लकड़ी के सवाल हैं और कहाँ आदर्श का एक भारी भरकम बोझ। तो अब साहित्यकार, क्योंकि साहित्य मनुष्यता के मार्ग को सुंदर और समर्थ बनाने का प्रयत्न करती है साहित्य के माध्यम से। तो जो परिवर्तन इधर के दिनों में हुआ, आप देखें कि मनुष्यता को सुंदर बनाने के लिए औद्योगिक जगत आया। औद्योगिक जगत के बाद भी उद्योगों की संकल्पना भी अंततः शोषण के हथियार के रूप में ही उभर कर आई। तो जो साहित्यकार है, अब समाज में कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे लोग विसंगतियों का शिकार हो रहे हैं, कैसे लोगों को शोषण के नए नए तरीके द्वारा छला जा रहा है, आप सोशल मीडिया के माध्यमों से भी देख लीजिए। तो उन सब तरीकों को लाते हुए साहित्यकार अब वह दिखा रहा है जो समाज में घटित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि साहित्यकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और साहित्यकार के हाथ की जो कलम है वो शायद हथियार बन गई है। बिल्कुल। और इसलिए भी सर, इसलिए भी कि इधर के दिनों में
लोकतंत्र के जो तमाम माध्यम थे, सत्ता तो हर समय बेपरवाह ही रही है, आज भी रहेगी, भविष्य में भी रहेगी। मीडिया में भी, अन्य माध्यमों को भी हम देख लें तो वो जिम्मेदारी का भाव नहीं निभा रहे हैं जो एक साहित्यकार को निभाना चाहिए। हालांकि साहित्यकार भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि साहित्यकार एकदम जिम्मेदार ही बने हुए हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गया है कि ये जो बदलता हुआ परिवेश है, बदलता हुआ परिवेश क्या है? स्त्रियां हैं, स्त्रियों की स्वतंत्रता है। आप स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि नीलम जी ज़रा ज़्यादा चुप बैठी हैं, तो नीलम जी को ये जो स्त्रियों के लिए जो बदलता हुआ परिवेश है उसकी बात आप करें, क्योंकि आज का नारी स्वातंत्र्य, नारी स्वाधीनता, नारी सशक्तिकरण की बहुत बात होती है, और कहीं ये भी लगता है कि इस सब के बावजूद नारी शायद ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही है। क्यों कमज़ोर पड़ती जा रही है? क्यों वो उस अपने घेरों से बाहर आ रही हैं, और जो आ रही हैं वो बहुत आ रही हैं? तो इसके बारे में आपने तो अपनी कविताओं में भी बहुत कुछ कहा है, तो आइए थोड़ी सी बात आप करें। जी जी, जी। नारी को समाज ने पहले बहुत ही कमज़ोर स्थिति में रखा, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नारी आगे बढ़ी, यानी वो शिक्षित हुई और आर्थिक आधार पर भी वो स्वावलंबी बनी है, तो वैसे वैसे नारी के अस्तित्व में और समाज की सोच में हम देखते हैं थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि उसकी जो रचनात्मक सोच है वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। वो हर क्षेत्र में भागिता भी कर रही है, चाहे वो फिल्म है, संगीत है, खेल है, शिक्षा है। इवन हम देखते हैं कि वो आर्मी में भी, डिफेंस में भी वो अपने कंधे, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वो कई जगह अपने प्रतिमानों को गढ़ रही है। आप कह रही हैं कि ज़माना तो साहब बदला है। कभी ऐसा था, कितनी हैरानी की बात थी कि जो भारत की विदेश सेवा थी उसमें महिलाएं पूरी तरह से अपनी योग्यता करके भी उनकी एंट्री नहीं होती थी, उनका प्रवेश नहीं होता था। और अब वो ज़माना बीत गया, अब तो वो राफेल उड़ा रही हैं। राफेल उड़ा रही हैं। इन सब के बावजूद भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जब साहित्य के बदलते पैमाने को मैं देखता हूँ और उसको अपने मूल्यांकन दृष्टि से देखता हूँ, अब तो आप विधाओं को भी थामना, वही आप ये देखो सर कि मुक्त के स्वर में स्त्रियों ने स्वयं को और अधिक गुलाम वृत्ति के साथ साहित्य में रखना शुरू किया है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप कविताओं में ही देख लीजिए, और आप कहानियों में भी देख लीजिए, और आप उपन्यासों में देख लीजिए, जिस तरीके की स्त्रियां इधर पात्रों के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं, वैसी परिकल्पना तो पुरुषों ने भी स्त्रियों को पहुंचाने की नहीं की गई थी। नहीं पांडे जी, जैसे मैं आपको कहती हूँ, ये ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक, कुछ सीमा तक सही है कि स्त्रियों के विषय में थोड़ा सा अभी भी हमारी मानसिकता जो है वो क्या कहें, दूसरे स्तर की है। लेकिन स्त्रियां स्वयं जब अपने हाथ में कलम उठा रही हैं तो वो अपने भीतर की जो महत्ता है, या उसकी जो अस्मिता है, या उसकी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं, उसको भी वो अभिव्यक्त कर रही है। जैसे एक नाम मेरे सामने अभी आ रहा है, प्रभा खेतान जी का। वो वैसे व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अपने आप को प्रतिष्ठित करने वाली नारी हैं, लेकिन उन्होंने साहित्य जगत में भी अपना योगदान दिया है। तो वो उन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे, कहानियाँ लिखी। तो उनका एक काव्य संग्रह है कृष्ण धर्मा जी। तो वो कृष्ण धर्मा में वो स्वयं को कृष्ण के धर्म में ही परिवर्तित कर देना चाहती, मतलब मानती हैं कि कृष्ण मेरे भीतर हैं। कृष्ण क्या हैं? जो इस सृष्टि के नियंता हैं, और वो अपने स्वतंत्र ढंग से निर्णय भी ले सकते हैं और अपने जीवन को आगे खुद भी चलाते हैं और समाज के जीवन को भी गति देते हैं। जो बात तो इसलिए वो कह रही है कि मैं बिल्कुल सही, मैं ये चाहता था कि हम महिलाओं से आगे बढ़ें। हाँ, इसी एक मिनट के लिए सर, इसी में एक बात जोड़ते चलो कि मेरे कहने का मतलब ये था मैम कि जो प्रोडक्ट के रूप में स्त्री सौंदर्य को प्रस्तुत किया जाना, आप प्रभा खेतान के ही चितकोबरा को ले सकती हैं और गीताश्री आदि जो नई लेखक हैं उन सबके लेखन को भी दे सकती है। तो ये जो प्रोडक्ट के रूप में स्त्री को प्रस्तुत करने की जो नई प्रथा शुरू हुई है, ये बदलते परिवेश के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में समाज के हिसाब से थोड़ा सा वल्गैरिटी निकल के आ रही है, जिस पर तो अनिल जी बात यह है, प्रोडक्ट के तौर पर ये एक बहुत पुरानी बात है। पहले भी प्रोडक्ट के तौर पर ही औरत
प्रस्तुत होती रही और श्रृंगार साहित्य और दूसरे सभी साहित्यों में, लेकिन प्रोडक्ट से कहीं आगे बढ़कर मुझे बहुत लोगों की याद आ रही इस वक्त। मुझे ममता कालिया की याद आ रही, उसकी रवि कथा अगर आपने पढ़ी है, इन्हीं दिनों आई है, उसमें किस तरीके से एक नया सामंजस्य पैदा हो सकता है एक पति और पत्नी के बीच। फिर उसके साथ ही चित्रा मुदगल का भी उसी तरह का आया है। इस वक्त हिंदी साहित्य का तेवर ही बदल रहा है और उस तेवर में कहानी पिछड़ रही है, उपन्यास पिछड़ रहा है, संस्मरण, जीवनी और व्यंग सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बारे में अनिल पांडे जी, आप तो प्रोडक्ट से थोड़ा आगे बढ़िए और ये जो व्यंग की तुलसी है, जो कविताओं में आई है, जो व्यंग की तुलसी है, जो गहराई में आई है, जो ऐसी तुलसी और ऐसी प्रस्तुति है कि आप मंचीय कविता से कहीं अलग हट के चले गए हैं, तो उन सारी बातों को थोड़ा सा अगर आप व्याख्यायित करें तो मैं एकदम से नीरम जी को रहा हूँ। बिल्कुल सर, कविता में ही अगर बात करें तो ये जो अस्मितावादी विमर्श इधर चले हैं, हम दलित विमर्श की बात कर सकते हैं, हम आदिवासी विमर्श की बात कर सकते हैं, हम पर्यावरण से लेकर किसान विमर्श तक की बात कर सकते हैं। तो इधर कविता ने अपना नया मुहावरा तय किया है और व्यंग और संस्मरण ने भी, जो व्यंग हंसने और हंसाने का माध्यम हुआ करता था, वह इधर सत्ता को आईना दिखाने का एक माध्यम होता जा रहा है। और जो संस्मरण अपनी ही व्यथाओं को दूसरों के सामने रखने की एक उतावलापन प्रस्तुत करता था, वो अब समाज, संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। यही है वो नया क्षितिज। बिल्कुल, कि आप अपने मन का रोना रोने की बजाय ऐसा रोना रहे कि वो जग का रोना लगे, और रोना नहीं, रोने से आगे बढ़ना है। और आगे जो बढ़ना है वो कैसे औरतें बढ़ रही हैं। हाँ जी, जैसे अब मुझे अपनी ही 2 लाइनें याद आ रही हैं, जैसे कौन हूँ मैं, इसमें नारी अस्मिता को ही हमने सामने रखा है। ये मैं मानती हूँ कि नारी की स्थिति अभी पूरी तरह से जितनी होनी चाहिए उत्कृष्ट स्तर की अभी नहीं है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया से हम लोग पुरुष भी एक गहरे दबाव की प्रक्रिया से जूझ रहा है। तो जो रिश्तों का एक संक्रमण है, लिव इन रिलेशन है, फ्री फ्रेंडशिप है, डेटिंग ऐप वगैरह आए हैं, कविताओं में और कहानियों में नए क्षितिज को अगर हम देखें तो कविताओं और कहानियों में इस तरीके की स्थिति भी दिखानी शुरू हो गई हैं। वो एक बदलाव की जो प्रक्रिया है, साहित्यकार किस तरीके से देख रहा है, मतलब एक कोने में बैठ करके साहित्यकार देख ही नहीं रहा है, बल्कि उसको प्रस्तुत करते हुए हमें आपको सचेत भी कर रहा है कि नारी की स्वतंत्रता में इतना स्वतंत्रता न कर दिया जाए, पुरुष एकदम गुलाब बनकर दब के रह जाए। मतलब रिश्तों में एक संतुलन की मांग जो होनी चाहिए वो हमारे साहित्यकार अब रख रहे हैं। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि जो पुरुष दब रहा है, आपकी मतलब आपने जैसा प्रस्तुत किया कि पुरुष में कहीं ना कहीं दबाव में आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्या नारी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, दोनों क्षितिज पर देखें और साथ साथ पंजाब के भी साहित्य को लेकर के चलें सर, तो क्योंकि हम पंजाब के हिंदी साहित्य को भी देखें, इधर काफी बारीकी अंतर के साथ जो बदलाव चिन्हित हुआ है कि प्रेम से, बादल से और फूल पत्तियों से निकलने की जो कसमकस इधर के कविताओं में आई है, कहानियों में आनी शुरू हुई है, व्यंग्य की धार आप देख ही रहे हैं। तो इधर कारण है क्योंकि जीवन हमारा चुनौतियों से बहुत घिर गया है, हम हर पल एक नई चुनौती को फेस कर रहे हैं। तो अब हम फूल पत्तियों तक नहीं सीमित रह सकते। अब कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने सारे समूचे विश्व को ही घेर लिया है, तबाही का एक मंजर हमें दिखाई देता है। तो ऐसे समय में हम कहाँ फूल पत्तियों की बात कर सकते हैं, या कहाँ बसंत की बहार, या कहाँ प्रेम की बातें हमें सोच सकती हैं, क्योंकि वहाँ तो मृत्यु का आतंक है और समूची मानव जाति एक तरह से दहशत में आ गई। अकेलापन है, संत्रास है, निराशा है, हताशा है। तो इसको लेकर के फिर कई कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति की है, अनुभूति की। जैसे मुझे की बात आप कर रही थे तो मैं देख रहा था कि देखिए कैसे अर्थ बदल जाते हैं। हाँ सर, एक बहुत मशहूर शेर है कि आज की रात, कैफी आज़मी साहब का, आज की रात बड़ी सर्द हवा चलती है, आज हमें फुटपाथ पर नींद नहीं आएगी, मैं उठूं तुम उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। अब खिड़कियों पे दस्तक देनी है इस नए क्षितिज को। वो क्षितिज, वो कलमे आपकी जो हैं, वो दस्तक देने वाली कलमे होनी चाहिए, सहभोक्ता होनी चाहिए। कैमरा लेके इस तरह से या अपना प्रशस्ति गायन करते हुए कि ना तो
तू मेरा मुल्ला बगो मैं तेरा हाजी बगोयम वाली बात कि ना मुझसे पहले कोई हुआ ना मुझसे बाद में कोई होगा। और युवा पीढ़ी की बात आप तो पढ़ाते हैं, हाँ। आप भी पढ़ाती हैं, वो युवा पीढ़ी में जो बदलती हुई सुगबुगाहट है उसकी अब बात कीजिए। अच्छा, इधर जो आप सही कह रहे हैं सर कि इन चीज़ों को लाने में इधर की साहित्यिक संस्थाओं ने भी बढ़िया काम किया है। हम नीलांबर कोलकाता को याद करते हैं, हम रजा फाउंडेशन के अंतर्गत बात करते हैं, और हम अपने पंजाब रजा की फाउंडेशन ने जीवनी में बहुत काम किया, बहुत बढ़िया, अभी लगातार करवा रहे हैं जो रेणु पे काम कर रहे हैं वो। हाँ, लगातार करवा रहे हैं। और इधर हम पंजाब की भी कुछ साहित्यिक संस्थाओं को देखें, जैसे पंजाब कला साहित्य अकादमी है, हाँ, ये बहुत देर से काम कर रहे हैं, बहुत देर से काम कर रहे हैं, और सिमर सदोष इसको चला रहे हैं रियली। और इतनी गंभीरता से मतलब साहित्य और नई प्रतिभाओं को लाने का जो कार्य संस्थाओं द्वारा हो रहा है, और मुझे लगता है कि अब उनको अपनी भूमिका को और भी ज़्यादा सक्रिय और मजबूत करने की ज़रूरत है, और साहित्य को महानगरों की दलदल जमीन से निकाल करके ग्रामीणांचल के उर्वर जमीन में पहुंचने की आवश्यकता। आपको क्या लगता है? ये जो ग्रामीण अंचल की बात इन्होंने की, ये पंजाबी साहित्य में तो ग्रामीण अंचल खूब उभर के आया सामने। मुझे ये लगता है कि जो हिंदी का इधर का साहित्य है, हाँ, इधर के साहित्य की बात मैं कह रहा हूँ, उसमें कुछ बौद्धिक आल जाल, कुछ अलगाव, कुछ एकांत, कुछ एकालाप। मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये इस वजह से है क्योंकि कोरोना लौट लौट के हमारे दरवाज़ों पे दस्तक देता है और हमें मास्क में बंद करके कहता है कि एक परिधि से बाहर नहीं जाओ, लेकिन उन परिधियों को तोड़ना होता है। वो मौसम तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, हमारे चिकित्सक भी तोड़ेंगे, लेकिन हमारे लेखकों ने भी तोड़ना है। और लेखकों ने जो तोड़ना है वो इस तरह से कि अवसादग्रस्त ना हो। जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लेखकों की, साहित्यकार की। इसके लिए तो दरअसल आलोचना को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और फेसबुक जैसे माध्यमों ने आलोचना और आलोचक दोनों को झटक के जो किनारे बैठा दिया है। दरअसल आलोचना भी तो अपने अस्तित्व से जूझ रही है ना। आज एक लाइन लिखने वाला भी युवा समीक्षक बन जा रहा है, एक पैराग्राफ लिखने वाला बड़ा आलोचक बन जा रहा है। तो बड़ा और छोटा का मोह त्याग करके सही रचनाकारों को प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जाएगा। हमें नाम और मूर्ति के आकर्षण से बचते हुए उन प्रतिभाओं को भी खोजना पड़ेगा जो इन मुद्दों पर बड़ी सक्रियता के साथ आगे बढ़ें। अनिल, यही बात है, खोज की बात, खोज की बात, गायन पूजा की बात छोड़ो और अपने पताका लहरानी बंद करो। नीलम जी, आपका तो बहुत खोज की बात सेठ साहब आप कर रहे थे, तो इसमें जो हमारा इंटरनेट है या कंप्यूटर है, उसकी बहुत अहम भूमिका अब दिखाई देती है, क्योंकि इसने, इंटरनेट ने और कंप्यूटर ने हमारे साहित्य को न केवल भारत तक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको प्रसारित करने का प्रयास किया है। और जो युवा पीढ़ी के नवोदित रचनाकार हैं या लेखक हैं, छोटे बड़े सभी रचनाकार, आजकल जैसे कोरोना काल में प्रकाशन की समस्या थी, तो वो इंटरनेट पर आकर के, जैसे उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया या ईमेल के द्वारा, या मतलब ये कंप्यूटर के साथ और इंटरनेट के साथ, या फेसबुक या सोशल मीडिया, बात को आगे बढ़ाऊं जी, इससे भी बड़ी बात है यूट्यूब में आप सुरक्षित हो रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो इसी वक्त ही प्रसारित नहीं हो रहा साहब, ये यूट्यूब में भी जा रहा है। जब भी आपका मन चाहेगा इसको लिंक को टिक कर लीजिए और आप फिर बोलने लगेंगे हमसे। सूचना क्रांति के इस दौर में फेक और साहित्य से भी हमें बचना है। आप उसी इंटरनेट की बात कर रहे हैं, उसी यूट्यूब की बात कर रहे हैं जहां हजारों की संख्या में गलत प्रकार के कंटेंट प्रसारित किए जा रहे हैं। मतलब साहित्यकार ही इसके प्रति अवेयर करेगा। सम्मेलन हो, सेमिनार हो, जैसे हो रहे हैं, संस्थाएं जो करा रही हैं वो गलत नहीं करा रही हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि वो महानगरीय परिवेश से निकल करके ग्रामीणांचल में भी पहुंचे और लोगों को ये बताएं कि गलत कहाँ हो रहा है, सही कहाँ हो रहा है। जैसे ब्लॉग है, ब्लॉग में लालटू जैसे कवि सक्रिय हैं, बड़े अच्छे सक्रियता के साथ सक्रिय हैं। श्री प्रकाश शुक्ल जैसे रचनाकार सक्रिय हैं, पहली बार जैसी ब्लॉग सक्रिय हैं। तो उनको ये बताना होगा कि ये ब्लॉग, ये साइट्स, ये संस्थाएं आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं और इनसे हम सब जुड़े, क्योंकि नए क्षितिज का संस्पर्श तो तभी हम करेंगे ना सर। अब वो नए क्षितिज का संस्पर्श करने के लिए
रिटर्न वर्ड की सत्ता फिर भी रहेगी बिल्कुल। और रिटर्न वर्ड के साथ प्रकाशित वर्ड की सत्ता फिर भी रहेगी। रिटर्न और प्रकाशित वर्ड को ये सप्लीमेंट करे इंटरनेट आपका, या यूट्यूब आपका सप्लीमेंट करे। नहीं तो आज भी भरत यायावर जैसे लोग सारी उम्र ना लगा देते रेणु को खोजते हुए, और रेणु को खोज कर कहाँ नागार्जुन से जोड़ रहे हैं और कहाँ उससे आगे वो निकल रहे हैं। और मैं जब भी कभी ये देखता हूँ तो जब हम इसी इंटरनेट की बात आप कर रही हैं, उसमें जब हम पीछे झांकते हैं तो प्रभाकर माचवे का बालकाल और यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, ये सब बातें भी तो एक नए क्षेत्र में क्या संगुप्त नहीं होना चाहिए। आइए इसी बात को खोजें कि क्या एक खास तरह का सामंजस्य ना हो जो अपनी स्व प्रशंसा के घेरों से बाहर आकर, ये जो स्व प्रशंसा है ये तो बहुत ही साहब एक खतरनाक किस्म की प्रवृत्ति है। ये वायरस है, ये लौट के आता है। इससे बाहर निकल के सार्वजनीन होने की बात तो आप करते हैं, लेकिन सार्वजनीन होने में इंटरनेट को साथ जोड़िए, कलम का आपकी पताका ऊपर रखिए और निरंतर 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 लिखना। अच्छा, एक चीज आप भूल रहे हैं, वो है प्रकाशन जगत। तो प्रकाशन जगत की भूमिका को भी लक्षित करिए ना, कि प्रकाशकों को भी माया के मोह से आगे निकल करके जरूरी साहित्य को उचित मंच देने का प्रयास तो करना होगा। प्रकाशन जगत की बात क्या करते हैं अब मेरे जैसे लेखकों को कहा जाए, या मेरे से और बहुत से और हैं जिनके भाई आपकी 37 किताबें छपी हैं, रॉयल्टी आपको क्या मिली है, तो मैं कहता हूँ इल्ले। तो इसका मतलब ये है कि अधिकतर लेखक जो हैं वो तो प्रकाशक को रॉयल्टी दे के किताब छपाते हैं, रॉयल्टी लेने के स्थान पे। तो ये एक नया ढंग चलना चाहिए, और ये ढंग आपके इंटरनेट की सहायता से चल सकता है, यूट्यूब की सहायता से चल सकता है, क्योंकि तब एक नए व्यवसाय की कल्पना आप करें जो कि एक ऐसा मंच बने जिसमें आपके सारे क्षितिज जो हैं वो उद्भासित होकर सामने आए। अरे आप एक ही समय पे 5000 लोगों से बात कर रहे हैं। जी। और फिर लेखन को तो आप देखिए, उपन्यास की बात हो गई, जीवनी की बात हो गई, व्यंग की बात हो गई, प्रकाशन की बात हो गई, कविता की बात हो गई। आप दोनों कवि हैं तो एक दो लाइनें, क्योंकि अब हमारे एक दूसरे से रुखसत होने का समय हो रहा है। जी। तो आप दो पंक्तियां कह दें अपनी, कोई भी जिन्होंने आपको तोड़ा होगा अंदर से। हाँ जी, मैं अपनी एक रचना है कौन हूँ मैं, उसी की ही 2 पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ। चेतना हूँ मैं, सिसकती सांस की मुस्कान हूँ। क्या चेतना हूँ मैं, सिसकती सांस की मुस्कान हूँ, यामिनी की नव प्रभा, उषा का मंगल गान हूँ। इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक अनंत का विस्तार हूँ। ओ बंधु मेरे सोच किंचित कौन हूँ मैं, ओ बंधु मेरे। वो कौन की तलाश में 2 पंक्तियां आप चलती कह दीजिए। इसी अदाओं ने तो हम पुरुषों को गुलाम बना के रखा है। ये उस अदा में से जो 2 पंक्तियां आपकी भी निकली हैं। कभी तो आप भी हैं सर, लेकिन आप अभी सुनाएंगे नहीं, कभी सुनेंगे। कैसे कहें आने वाला समय और भी पावन होगा, कैसे कहें आने वाला समय और भी पावन होगा, फसल धान की खेत में लहरे, क्या ऐसा वो सावन होगा। फसल धान की, यही वो बात है जो ये कहती है कि इंद्रधनुष तोड़ो, शहरों के बगलगीर होने की बजाय ग्रामीण अंचलों में जाओ, वहाँ बसते हैं लोग, और आओ सब मिलकर इंटरनेट को अंगीकार करते हुए अपनी कलमों को ऐसा मोड़ दें कि साहित्य आपका चिरजीवी भी ना हो, चिरस्थायी हो और चिर प्रेरक भी हो। धन्यवाद आपका जुल्का जी, अनिल पांडे जी, और इजाज़त सुरेश सेठ को।